मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर के इलाके हयाताबाद में अपना पावर शो तो कर लिया। अब इस सियासी शो से तहरीक इंसाफ ने क्या हासिल किया है, क्या खोया है, क्या पाया है, और फिर इस जलसे से पहले पीटीआई की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम पहुंचाया गया। लेकिन उस पैगाम के साथ साथ जो इस्टेब्लिशमेंट को इस जलसे से पहले दिया गया, इमरान खान की सिस्टर्स, इमरान खान की हमशीरगान की गिरफ्तारी का क्यों इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और कुछ और भी अहम खबरें हैं, उनकी डिटेल भी इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, एक दोस्त का पैगाम आया। अब वो दोस्त कौन है? वो दोस्त आप देखने वालों में से है। पैगाम क्या था? दरअसल एक सवाल था। सवाल ये था कि इमरान भाई ये बताएं कि क्या डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी? तो इसका जवाब मैंने कमेंट बॉक्स में भी अपने दोस्त को दे दिया है, लेकिन चलें आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। मैं ये कहूँगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजी आईएसपीआर को नहीं करनी चाहिए थी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि यह हुकूमत की नाकामी है कि डीजी आईएसपीआर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, जो कि आप चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन चुके हैं, उनको जैसे मलाइन, जैसे बदनाम किया जा रहा था, जैसे टारगेट किया जा रहा था, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो बयानिया तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया बना रहा था, उसका काउंटर नैरेटिव देना, उस प्रोपेगेंडे को डिबंक करना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। लेकिन चूंकि हुकूमत वो नहीं कर सकी, तो फिर डीजी आईएसपीआर को आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। तो मेरा ये कहना कि डीजी आईएसपीआर को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए थी, तो उसकी लॉजिक, उसकी दलील ये है। अब आप देखें कि हुकूमती मिनिस्टर डीजी आईएसपीआर की अहमद शरीफ साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान ने कैदी नंबर 804 को बेनकाब कर दिया, उसका पोल खोल के रख दिया। हालांकि ये जिम्मेदारी हुकूमत की थी, हुकूमत के वज़रा की थी, हुकूमत के काबीना की थी, हुकूमती मीडिया की थी। जब ये कहते हैं ना हुकूमत मिनिस्टर के अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान ने इमरान खान को बेनकाब कर दिया, तो फिर सवाल ये बनता है कि जनाब आप किधर थे? ये काम तो आपने करना था। जो झूठ बेचा जा रहा था, जो झूठ फैलाया जा रहा था, और झूठ पर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, तो आपने उसको काउंटर किया। कामयाब हुए, नाकाम हुए? ये सवाल हुकूमत से बनता है। अब आप देखें कि इस जलसे के बाद जो आज पीटीआई ने पेशावर हयाताबाद में जलसा किया है, अब इस जलसे को बड़ा फोकस था इस जलसे पे। इस जलसे की भी डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अहमियत बढ़ चुकी थी। अब इस जलसे में कितने लोग शरीक हुए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये पावर शो क्या कामयाब हुआ या नाकाम हुआ? इसका अंदाज़ा नाज़रीन आप इस बात से कर लें कि हैदराबाद का जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है वो कितनी बड़ी जगह है, और फिर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मुकम्मल तौर पे जितने भी बड़े रकबे पे मुहित है, इस जलसे के लिए कितनी रकबा जो है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का मुख्तस किया गया था। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इटसेल्फ तो बहुत बड़ा है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो शो वहाँ पे लगाया, उसके लिए उन्हें उस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की कितनी जगह मुख्तस की। और फिर आप ये भी देखें कुर्सियाँ कितनी लगाई गई। तो नाज़रीन, ये जो जगह जहाँ पे तहरीक इंसाफ ने जलसा किया है, अगर आप इसको पैक कर लेना मुकम्मल तौर पे जैम पैक, तो ये 10-12 हज़ार से ज़्यादा की जगह नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा कि जलसा 10-12 हज़ार का कर लिया, नहीं, जलसा कम था। और उसमें पाकिस्तानी नेशनल तो चलें, ज़ाहिर सी बात है, आएंगे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, लेकिन आप ये भी देखें कि इसमें अफ़गान शहरी कितने आए हैं, कितने अफ़गान शहरी आए हैं। 43 वहाँ पर अफ़गान मुहाजिरीन के कैंप्स हैं। 2 कैंप्स अभी तक सिर्फ केपी हुकूमत ने ख़त्म किए हैं। 41
अफ़गान महाजरीन के कैंप्स तो अभी खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं, जहाँ पर बिजली, पानी, सेहत की तमाम सहूलियत फराम की जा रही। और फिर इस जलसे से पहले तहरीक इंसाफ क्या पैगाम दे चुकी थी? रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना सलमान अकरम राजा ने, राजा साहब के साथ जनाब बैरिस्टर गौर साहब थे, असद कैसर साहब थे। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जलसा था। अब सोहेल अफरीदी साहब इस जलसे में क्या कह रहे थे? कोई गवर्नेंस की बात नहीं हुई। हालांकि सूबे का वज़ीर आला जब इतने बड़े जलसे इज्तिमा से खिताब कर रहा हो, वह बताता है कि मैंने आपके लिए ये किया, ये प्रोजेक्ट लगाया, मैंने आपके लिए मेट्रो बनाई, मैंने आपके लिए फ़लाँ मेट्रो बना दी, मतलब मोटरवे बना दी, मैंने आपके लिए फ़लाँ हॉस्पिटल बना दिया, फ़लाँ हॉस्पिटल का, फ़लाँ स्कूल का मैंने इफ्तिताह कर दिया, वो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। कोई ऐसी बात नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर कहा कि पेशावर के लिए 100 अरब का पैकेज ला रहे हैं। 13 साल से आप बैठे हैं, 13 साल के बाद भी आप पेशावर के लिए 100 अरब का पैकेज लाने का महज ऐलान कर रहे हैं। और 5000 बेड का हॉस्पिटल। पाकिस्तान में अभी तक 5000 बेड का कोई हॉस्पिटल नहीं है, शायद 4000 का भी नहीं है, शायद 3000 का भी ना हो। तो इमरान खान के मंशूर में एमरजेंसी एक तो तालीम पे लगाने की बात की गई थी, दूसरा हेल्थ इमरजेंसी लगाने की बात की गई थी। ये 13 साल के बाद इनको ये मंशूर कैसे याद आया? और 100 अरब और 5000 बेड का हॉस्पिटल, तो इस पर तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये मुंह और मसूर की दाल। और जो सोहेल अफरीदी साहब ने कहा ना कि मैं, जैसे मुझे मुखातब किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं वैसे मुखातब नहीं करूँगा, मैं पख्तून हूँ, हमारी पख्तून कबायली रवायात हैं, हमारी ऐसी तरबियत नहीं है। तो शायद ये कहने से पहले अफरीदी साहब उसी जलसे में मौजूद थे ना, कि शाहिद खटक साहब ने, उनका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है, उनकी तरबियत कहाँ पे हुई? DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को गाली दी गई। जो शाहिद खटक ने जुबान इस्तेमाल की, 2 वफाकी वज़रा से मुतल्लिक जो अलकाबात उन्होंने कहे, जो लग़ बातें उन्होंने कहीं, शाहिद खटक की कहाँ पे तरबियत हुई है? और क्या शाहिद खटक की जानिब से इस किस्म की लैंग्वेज, अल्फाज के इस्तेमाल के बाद क्या ये कहा जाए कि पंजाब के अवाम की तौहीन की गई है? और जनाब क्या कहते हैं शाहिद खटक साहब कि ये गवर्नर राज लगा कर तो देखें, हम तो आग लगा देंगे, आपके गवर्नर को भी देख लेंगे और आपके राज को भी देख लेंगे। यानी इनकी कुल सियासत गवर्नेंस पे नहीं शुरू होती, तरक्याती मंसूबों से शुरू नहीं होती, सेहत और तालीम के मंसूबे मुकम्मल करने और शुरू करने और मुकम्मल करने पे शुरू और ख़त्म नहीं होती। तहरीक इंसाफ की सियासत आग लगाओ, जलाओ, घिराओ, मर जाओ, इससे शुरू होती है, इसी पे ख़त्म हो जाती है, इसी से शुरू होती है और इसी से ख़त्म हो जाती है। अब आप देखें कि एक तरफ तो ये गालियां दी जा रही हैं, इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, दूसरी तरफ नाज़रीन क्या हो रहा है? दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो गवर्नर राज की बात की गई, उस पर अलीमा खान साहबा ने भी कहा, साहबा ने कहा कि ये गवर्नर राज लगा कर तो देखें, इनको लग पता जाएगा। तो बात नाज़रीन ये है कि अगर गवर्नर राज लगाने का वक्त आया, पहले तो मौका दिया जा रहा है, अगर गवर्नर राज लगाने का वक्त आया तो फिर वो गवर्नर राज भी लगाएंगे, ये काम कर गुजरेंगे। लेकिन आपके साथ कितने अवाम निकलने के लिए तैयार हैं, ये पहले भी आपके सियासी जलसों से, सियासी पावर शो से पता चलता रहा है, और आज के जलसे से भी उस बात की अक्कासी हो गई। अब तहरीक इंसाफ ने जैसे मुज़ाकरात को कभी लेफ्ट नहीं कराई, तो हुकूमत ने तो मुज़ाकरात से इनकार कर दिया, भाई अब तो इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए अब अपने आप को, अपनी आमादगी, अपनी रजामंदी दे रही है। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि जहाँ इन पे सख्ती होगी, कानून की वायलेशन करने पे, सोहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं होगी, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, वहीं हुकूमत ये भी कह रही है कि इमरान खान साहब की बहनों अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खानम ने अगर रेड लाइन को क्रॉस किया
तो फिर उनकी गिरफ्तारी भी खारिज इस इम्कान नहीं। यानी अब कोई मर्सी वाली बात नहीं, कोई रहम वाली बात नहीं, बल्कि हसन अय्यूब ने तो ये भी कहा कि जो यूट्यूबर या जो साफ़ी तजियाकार अगर कोई बारीक वारदात डाल के तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेगा जहां पर वो कानून की, आइन की वायलेशन कर रही होगी, तो उनके लिए भी आइंदा आने वाले दिनों में अच्छी खबरें नहीं हैं। यानी हसन अय्यूब साहब की बात की अगर मैं इंटरप्रिटेशन करूं तो आइंदा आने वाले दिनों में यूट्यूबर, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, सहाफ़ी और कई ऐसी बाअसर या नुमायाँ शख्सियात तहरीक इंसाफ में उनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, उनको अरेस्ट किया जा सकता है। और ये कोई बात ज़्यादा दिनों की नज़र नहीं आ रही, ये पीर से भी कहा जा रहा है, मंगल से भी कहा जा रहा है। और जो कहने वाले हैं, जैसे हसन अय्यूब ने कहा, शायद उनको ये भी पता है कि कौन कौन हिट लिस्ट पे हैं, कौन कौन निशाने पे हैं। शायद मुझे भी पता हो, लेकिन मुझसे ज़्यादा हसन अय्यूब को पता होगा। लेकिन एहतियात का दामन नहीं हाथ से छोड़ना चाहिए। जब तक तो कोई चीज़ वाज़ेह तौर पे नज़र ना आए, डायरेक्शन ना निकल जाए, अहकामात जारी ना हो जाएं, तब तक ये, क्योंकि पाकिस्तान है ऐसा जहाँ पर फैसले होने में भी देर नहीं लगती और फैसले रिवर्स होने में देर नहीं लगती। अब आप देखें ना कि कल एक खबर चली कि ईमान मिज़ारी अली हादी चट्टा की जो अपील है वो बुध के दिन समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है, जबकि मेरे पास आज तक भी यही इतलात हैं कि वो अपीलें समाअत के लिए नहीं लगी हैं। बुध का दिन दिया गया ना कि 11 दिसंबर को समाअत के लिए लगेंगी। बुध है या जुमेरात है, हो सकता है लग जाएं। मेरे ज़राए के मुताबिक अभी तक फिक्स नहीं हुई हैं, अभी तक उनकी फिक्सेशन का फैसला नहीं हुआ है। ये महज इत्तफाक होगा कि अगर ये 11 को अपीलें लग जाती हैं और तहरीक इंसाफ, जिन्हें हुकूमत बार बार मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रही थी, अब तो हुकूमत ने शर्त रख दी है ना कि पहले इमरान खान से लाताल्लुक़ी का इजहार करें, उनके बयानियों को छोड़ें और कहें कि इमरान खान का बयानिया हमारा बयानिया नहीं, हम खान साहब की पार्टी में हैं, खान साहब हमारे बानी हैं, लेकिन उस बयानिए को हम ले कर नहीं चल रहे, उस बयानिए से हम डिस्टेंस अख्तियार करें, तब तो इनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ ने भी मुज़ाकरात के हवाले से कैसे आमादगी का इजहार किया नाज़रीन, वो नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ऐसा किया जाए। अब तहरीक इंसाफ ने दरअसल वो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम से जो अलाइंस बनाया गया है, उस अलाइंस ने जो मुज़ाकरात के नुकात हैं, जो मुज़ाकरात का जो एक चार्ट है, वो उन्होंने पेश किया है। अच्छा, उसमें पहला नुक्ता क्या है? पहला नुक्ता ये है कि आप, क्योंकि इंतखाबात में धांधली हुई है तो लिहाजा हुकूमत को ख़त्म करें आप, और जो इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत बनी है उन इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। अब यहाँ पे देखें तज़ाद जो आप डिमांड कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, उसमें तज़ाद कैसे? पहले आप कहते हैं कि इंतखाबात को कलअदम करार दें, यानी इंतखाबात अगर कलअदम करार पाते हैं तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, निगरान सेटअप आ जाएंगे। दूसरा, आप कहते हैं कि जो सियासी कैदी हैं जिसमें इमरान खान का नाम भी शामिल किया गया, उनको रिहा किया जाए। तीसरा मुतालबा क्या है जी? तीसरा मुतालबा ये है कि 1973 के आइन को बहाल किया जाए। असम्बलियाँ आपने ख़त्म करवा ली, इलेक्शन आपने ख़त्म, कलअदम करार देने का आपका पहला मुतालबा है। अगर इलेक्शन कलअदम हो जाए तो फिर 27वीं 26वीं तरमीम किस पार्लियामेंट ने उसको रिवर्स करना है? पार्लियामेंट तो मौजूद ही नहीं होगी, वो तो आप इलेक्शन को पहले कलअदम करवा चुके होंगे। और फिर तीसरा एक और डिमांड है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की जाए। जब इंतखाबात ही ख़त्म हो चुके होंगे, नल एंड वाइड करार पाएंगे आपके डिमांड के मुताबिक, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो यही चलेगा। और फिर क्यों हुकूमत, क्यों वो सियासी जमातें जो कि हुकूमती इत्तेहाद में हैं, वो इस इलेक्शन को क्यों कलअदम करार देंगे? कौन सा आपका इतना प्रेशर बतौर अपोजिशन आपका हुकूमत और इत्तेहादी जमातों पे है कि वो आपकी इस डिमांड को मानकर फौरी तौर पे अपनी हुकूमत का ख़ात्मा करके इलेक्शन को कलअदम करार देने के लिए असम्बली को तहलील कर दें, ताकि मुल्क जो है वो ना इंतखाबात की तरफ चला जाए? आखिर क्या वजह हो सकती है? कितना आपने प्रेशर हुकूमत के ऊपर बना रखा है, या कितनी आपकी हुकूमत पर प्रेशर बनाने की इस वक्त कैपेसिटी या सलाहियत मौजूद है?
तो पेशावर का जलसा आपके सामने है, उसमें अफ़गानी भी आपको नज़र आएंगे और टोटल कैपेसिटी क्या थी, कितनी बड़ी तादाद थी, वो भी आपके सामने है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।